हाय डैड, गुड मॉर्निंग। आओ रोहन, कैसे हो बेटा? कूल डैड। डैड मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। पर बेटा, परसों ही तो तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे ना, वो कहाँ गए? डैड वो तो कल ही खर्च हो गए ना पार्टी में। आज रिया का बर्थडे है तो मैं इस खुशी में पार्टी थ्रो कर रहा हूँ। बेटा पार्टी नहीं, तुम पैसे थ्रो कर रहे हो। ओफो डैड, ये बातें क्या हम बाद में कर सकते हैं प्लीज? आप जल्दी से पैसे दीजिए ना, माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। ये है सत्यप्रकाश और उनका बेटा रोहन। कई साल पहले सत्यप्रकाश इसी शहर में किराने की दुकान पर मजदूरी किया करते थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने थोड़े ही समय में एक मजदूर से मालिक तक का सफर तय किया। आज ये शहर के जाने माने मल्टी स्टोर के मालिक हैं। रोहन इनका इकलौता बेटा है जिसने कभी गरीबी नहीं देखी, क्योंकि जब उसने होश संभाला तब तक सत्यप्रकाश काफी कुछ हासिल कर चुके थे। यही वजह थी कि रोहन को पैसों की बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। वो अपने पिता के पैसों का रौब अपने सारे दोस्तों पर जमाता था और जी खोलकर खर्च करता था। हाय डैड। नमस्ते बोलो बेटा। डैड ये नमस्ते बड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, मुझे सूट नहीं करता। अच्छा, तो नमस्ते की भी एक्सपायरी होती है? मुझे नहीं पता था। लीव इट डैड, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? डैड आपको पता है ना कि कश्मीर में स्नोफॉल हो रहा है। हाँ तो? डैड तो हम सब दोस्त ना वहां जाने का प्लान कर रहे हैं। बेटा अभी पिछली सर्दियों में ही तुम लोग लेह घूम कर आए थे। सो व्हाट डैड, कश्मीर इज कश्मीर। हमारा टूर प्लान हो चुका है, अब बस मेरे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर दो, वो भी आज ही। क्या कहा? 50,000? रोहन तुम जानते भी हो कि 50,000 कैसे कमाए जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है इतने पैसे जमा करने में। सॉरी बेटा, पर मुझे लगता है कि ये फिजूल खर्च है, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। रोहन को ना सुनना पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने पिता से लड़ भी नहीं सकता था, इसलिए बस मुंह फुलाकर वहां से चला गया। सत्यप्रकाश चाहते थे कि रोहन पैसों की कद्र समझे। वो चाहते थे कि रोहन एक अच्छा और मददगार आदमी बने, न कि फिजूल खर्ची करने वाला इंसान। इसीलिए वो हमेशा भगवान से रोहन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते थे। फिर कुछ दिनों बाद डैड, डैड मेरे साथ बाहर चलिए। अरे पर हुआ क्या है, बड़े खुश लग रहे हो? डैड आप बाहर तो आइए। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। देखिए डैड, मेरी कार के नए सीट कवर्स, कूल है ना? हाँ बेटे अच्छे हैं। सत्यप्रकाश हाथ से छूकर उन सीट कवर्स की क्वालिटी चेक करने लगे कि तभी वहां एक लड़का आया जिसकी उम्र करीब 15 या 16 साल की होगी। उसने एक फटी पुरानी शर्ट पहनी हुई थी और कंधे पर एक बोरी लिए हुए था जिसमें गत्ते और अखबार वगैरह भरे हुए थे। उसे देखकर रोहन बोला, ओए कहाँ चला रहा है, मेरी कार से दूर हट। भैया जी एक मदद कर दीजिए। क्या चाहिए? भैया ये दुकान आपकी है ना? क्या कहा दुकान? अबे साले, इसे सुपरमार्केट कहते हैं, समझा? माफ कर दो भैया जी, मुझे 3-4 कट्टे मिल जाएंगे क्या? है? क्या मिल जाएंगे? बेटा ये थैलों की बात कर रहा है जिनमें सामान भर कर आता है अपने यहाँ। ओके, तो ये कबाड़ी है? नहीं भैया, मैं कबाड़ी नहीं हूँ, मुझे बस 3-4 बोरियां चाहिए थी, वो जिसमें चीनी या दालें आती है ना, वो वाली। पर बेटा अगर तुम कबाड़ी नहीं हो तो तुम करोगे क्या उन बोरियों से, और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम मंगल है और मुझे जरूरत है कुछ कट्टों की। अच्छा तो ठीक है, देखो बेटा, हम कबाड़ी वाले को 5 रुपए की एक बोरी के हिसाब से बेच देते हैं, तो तुम 20 रुपए दो और 4 बोरियां ले जाओ। बाबूजी 20 रुपए तो नहीं है मेरे पास, बस 11 है। अबे सुना नहीं तूने? 4 बोरी के 20 रुपए हुए, तो जब पैसे हो तब आना, अब जा यहाँ से। दे दो ना भैया, गरीब की दुआएं लगेंगी आपको। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा है ना, तुझे तो मैं। रुको रोहन, ये क्या कर रहे हो? और मंगल तुम चलो मेरे साथ, मैं देता हूँ तुम्हें खाली कट्टे। मंगल को देखकर ही सत्यप्रकाश समझ गए थे कि मंगल बहुत गरीब है, इसलिए उन्होंने उसे 4 खाली कट्टे दे दिए और बदले में पैसे भी नहीं लिए। रोहन इस बात से खुश नहीं था। फिर मंगल के वहां से जाने के बाद, डैड ऐसे लोगों से क्यों मुंह लगाते हो आप? बेटा वो बहुत मजबूर लग रहा था, उसकी हालत देखी थी तुमने, इतनी सर्दी पड़ रही है और वो सिर्फ एक शर्ट में घूम रहा है, और वो भी फटी हुई। ओहो डैड, आपको तो कुछ समझाना ही बेकार है। ठीक 2 दिन बाद मंगल एक बार फिर वहां आया। इत्तेफाक से उस वक्त भी सत्यप्रकाश के साथ वहां पर रोहन भी मौजूद था। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते, कैसे हो बेटे?
मैं ठीक हूँ बाबूजी। बाबूजी वो 4 कट्टे और मिल जाएंगे क्या? देखा डैड, मैं उस दिन आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे लोगों को मुंह लगाने का यही नतीजा होता है। अब देखिए आ गया ना फिर से। कोई बात नहीं रोहन। मंगल आ जाओ, कल ही माल आया है तो मिल जाएंगे तुम्हें खाली कट्टे। बट डैड ही इज ट्राइंग टू मेक यू फूल। सत्यप्रकाश ने रोहन की बात को अनसुना कर दिया और मंगल को लेकर अंदर चले गए। फिर कुछ देर बाद ही वो मंगल के साथ बाहर आ गए। मंगल के हाथों में 4 खाली कट्टे थे, लेकिन इस बार वो कट्टे मुफ्त में लेकर नहीं गया। उसने उनके बदले में 15 रुपए सत्यप्रकाश को दिए और फिर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और रोहन मुंह सिकोड़े वहीं खड़ा। डैड आप बहुत भोले हो। वो लड़का रोज आपको चूना लगाकर जा रहा है और आप उनकी बातों में आ जाते हो। अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है? डैड ये जरूर आपसे सस्ते में बोरियां खरीदकर बाहर बेच रहा होगा और आपके अलावा दूसरे दुकानदारों के साथ भी ऐसा ही करता होगा। अरे नहीं रोहन, ऐसा नहीं है। वो बेचारा तो बेचारा, अगर आप इसके पीछे जाओगे ना तो सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि कितना बेचारा है ये। तो ऐसा करो, तुम ही इसके पीछे जाओ और जाके देखो कि ये इन कट्टों का क्या करता है और फिर आकर मुझे बताओ। ठीक है डैड, मैं अभी जाता हूँ इसके पीछे। बट आप प्रॉमिस कीजिए, आप मुझे मेरी न्यू जैकेट के लिए पैसे देंगे ना? बस 6000 की है। अभी तुम जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद रोहन मंगल के पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा कि रास्ते में मंगल ने पहले एक कबाड़ी से कुछ अखबार लिए और फिर वो जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते अब रोहन के पैर दर्द होने लगे थे, लेकिन फिर भी वो मंगल का पीछा करता रहा, क्योंकि उसे अपने पिता के सामने खुद को सही साबित करना था। फिर थोड़ी ही दूर पर एक नाले के पास बांस बल्ली से बनी उसे एक छोटी सी झुग्गी दिखी। मंगल अपना सामान बाहर रखकर उस झुग्गी में घुस गया और रोहन वहीं एक पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखता रहा। तभी उस झुग्गी से एक बुजुर्ग आदमी और औरत मंगल के साथ बाहर निकले। देखो दादाजी, मैं बोरियां ले आया। अच्छा किया बेटा, उस फटी चादर से अब काम नहीं चलता। रात को बड़ी ठंड लगती है तेरी दादी को। इन बोरियों को सिलकर इनमें अच्छे से अखबार और पत्तियां डाल लेंगे तो शायद कुछ बात बने। हाँ हाँ, जैसे सारी ठंड मुझे ही लगती है। रात भर कांपते रहते हैं तेरे दादाजी, मगर नाम मेरा लगा रहे हैं। मंगल की दादी की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन ये सब सुनकर रोहन हक्का बक्का रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी ठंड में उनके पास ओढ़ने को एक कंबल तक नहीं था और वो सब इस हाल में भी खुश दिख रहे थे। कुछ देर बाद दादी झुग्गी के अंदर चली गई और मंगल और उसके दादा बोरियों को सिलकर उनकी रजाई बनाने लगे। रोहन पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पहली बार उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि पैसों की कमी क्या होती है और पैसे न होने पर मौसम की मार कितनी भारी पड़ती है। दूसरी तरफ उन बोरियों को सिलते हुए मंगल और उसके दादा आपस में खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे और दादी उनके लिए मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थी। फिर कुछ घंटों के बाद आ गए बरखुरदार। रोहन चुप ही रहा और फौरन अपने पापा के पैरों पर गिर पड़ा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? पापा, मुझे बस 5000 मिलेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं बेटा, अभी ला कर देता हूँ। पर आप पूछेंगे नहीं कि मैं ये पैसे क्यों मांग रहा हूँ? नहीं, आज नहीं पूछूंगा। भैया, ऐसी 3 रजाई कितने में दोगे? ये वाली, ये 2000 की एक है जी, और सबसे बढ़िया वाली ये है। मगर मेरे पास बस 5000 है। अब इतने में तो नहीं हो पाएगा जी। अभी दे दो भैया, मैं 1-2 दिन में बाकी के 1000 दे जाऊंगा। दुकान वाले ने रोहन की बात पर भरोसा करके उसे 3 रजाइयां पैक करके दे दी। रोहन खुशी खुशी उन रजाइयों को लेकर मंगल के घर की तरफ बढ़ गया और सत्यप्रकाश मुस्कुराते हुए वापस अपने स्टोर की तरफ चल दिए। रोहन के चेहरे पर जहां पश्चाताप साफ दिख रहा था, तो वहीं सत्यप्रकाश के चेहरे पर इस बात का सुकून साफ दिख रहा था कि आखिरकार भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ही ली।